हेलो दोस्तों, मैं रजनी गुप्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम नवोदय विद्यालय का पेपर सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे से सीधे क्लास पर और अपने टॉपिक के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक हमारी जो यात्री गाड़ी है जिसमें सवारी बैठी है वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है बच्चों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कौन चलती है? यात्री गाड़ी। और 6 घंटे पहले कौन चल जाती है? मालगाड़ी। 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है कौन? यात्री गाड़ी। तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये थी हमारी यात्री गाड़ी। कौन सी है ये? यात्री यानी सवारी गाड़ी। ये कौन सी है? यात्री गाड़ी यानी सवारी गाड़ी। और एक है बच्चों हमारे पास मालगाड़ी। कौन सी गाड़ी? मालगाड़ी, जिसमें हमारी गट्टी वट्टी भरी हुई है। ये हो गई हमारी मालगाड़ी। तो हमें यात्री गाड़ी की स्पीड पता है कि जो हमारी यात्री गाड़ी है ये कितने की स्पीड से चल रही है बच्चों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने की स्पीड से चल रही है ये? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और हमारी जो मालगाड़ी है इसकी स्पीड ही तो हमें निकालना है। क्या करना है बच्चों? इसकी स्पीड ही तो हमें निकालना है। इसकी स्पीड ही तो हमको पता नहीं है कि ये किस स्पीड से चल रही है। क्या नहीं पता है हमें कि ये किस स्पीड से चल रही है। अब आगे देखेंगे हम। वो पूछ रहा है कि 6 घंटे बाद चलती है, मतलब ये 6 घंटे तो चल चुकी है। ये 6 घंटे चल चुकी है। कितनी चल चुकी है ये? 6 घंटे। और इसने अभी 0, ये शुरू ही हुई है। तो जब कोई चीज शुरू होती है तो वो 0 से शुरू होगी। अब इसने इसको 4 घंटे में पकड़ लिया। तो ये वाली टोटल ट्रेन कितनी चली है बच्चों? 4 घंटे। क्या है? कितनी चली है? 4 घंटे। कितनी चली है? 4 घंटे। और ये भी यहाँ पे चली है 4 घंटे। देखिए बच्चों, मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करूंगी। ये भी चली है 4 घंटे। तो ये टोटल कितनी चल गई? 4 घंटे। ये टोटल कितनी चल गई? 4 घंटे। ये क्या है हमारा? टोटल। ये क्या है हमारा? टोटल। ये टोटल कितनी चल गई? 4 घंटे। और ये टोटल कितनी चल गई? ये बच्चों कितनी चल गई टोटल? 6 और 4 10 घंटे। कितनी चल गई? 10 घंटे। देखिए बच्चों, ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक आपकी ट्रेन खड़ी हुई है। ये है आपकी यात्री गाड़ी। और ये हमारा कोई रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे खड़ी है हमारी मालगाड़ी। अब ये मालगाड़ी चली गई, 6 घंटे तक चलती रही। कितने घंटे तक चलती रही? 6 घंटे तक चलती रही। और ये यहाँ तक पहुंच गई। अब इसने बच्चों शुरू किया। अब इसने शुरू किया तो ये बंद तो हुई नहीं है, ये अभी भी चल रही है और ये भी चलने लगी। अब कैसी हो गई? दोनों चलने लगी। ये 6 घंटे में चलते चलते कहाँ तक पहुंच गई? यहाँ तक। ठीक है बच्चों। अब ये वाली चली। अब ये इसने शुरू किया और ये 4 घंटे में यहाँ पहुंच गई। और ये 4 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ये इतना 6 घंटे। और इतनी इसने दूरी कितनी घंटे में तय की है बच्चों? 4 घंटे में। तो ये कितने में? 6 घंटे में। ये कितने में? 4 घंटे में। और इसने यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितने में तय कर ली है? 4 घंटे में। अब हमें ये बताना है बच्चों कि ये जो मालगाड़ी की स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, इसने बराबर दूरी तय की है, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी तय की है। और मालगाड़ी ने भी यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी तय की है। हालांकि ये एक ही रेलवे स्टेशन है, ये भी यहीं पे खड़ी है। लो, ये भी क्या है? यहीं पे खड़ी हुई है। अब देखिए बच्चों, जब ये पहले मालगाड़ी 6 घंटे तक चली तो ये यहाँ तक पहुंच गई। और हमारी यात्री गाड़ी बंद थी, ये रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी, ये चल ही नहीं रही है। अब क्या हुआ? 6 घंटे के बाद हमारी यात्री गाड़ी भी चलना शुरू हो गई। और यात्री गाड़ी चलते चलते 4 घंटे में यहाँ पहुंच गई। और मालगाड़ी 4 घंटे में यहाँ पहुंच गई। तो जो स्पीड में रही है, स्पीड में हमारी जो मालगाड़ी है वो तो 10 घंटे रही है ना। 6 घंटे पहले चल चुकी थी, 4 घंटे इसके साथ चली है और ये अकेले 4 घंटे में यहाँ आ गई है। तो देखिए बच्चों, दोनों की दूरी बराबर है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी यात्री गाड़ी की दूरी होगी ये क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। तो इसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर। इसका समय कितना है बच्चों? 4 घंटे। बराबर इतनी ही दूरी हमारी मालगाड़ी ने तय की है। जितनी दूरी हमारी मालगाड़ी ने तय की है उतनी ही दूरी हमारी यात्री गाड़ी ने तय की है। तो इसकी भी हमारा क्या हो जाएगा? इसकी हमें चाल तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया इसकी चाल को, लो चाल ही मान लेते हैं। और इसने टोटल समय यानी घंटा कितना लिया है? तो चाल गुणे समय होता है। तो समय लिया है इसने 10 घंटा। कितने घंटे? 10 घंटे। अब यहां से देखिए बच्चों, हमें निकालना है चाल बराबर। क्या निकालना है? चाल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 गुणे 4। और देखिए बच्चों, यहां से ये 10 है, इसके बटे में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 चौको 32। तो देखिए बच्चों, हमारी जो मालगाड़ी की चाल है क्या गई? मालगाड़ी
मालगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी बच्चों? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करती हूँ बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको बहुत मैंने आपको समझाया है, तो वरना ये एक लाइन का क्वेश्चन था, आप उसे एक लाइन में सॉल्व कर सकती, बस मैंने आपको समझाया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, ये बच्चों हमारी यात्री गाड़ी है और ये हमारी मालगाड़ी है। यात्री गाड़ी की स्पीड हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और मालगाड़ी की स्पीड हमको निकालनी है। चलिए मैं यहाँ पे 40 लिख देती हूँ। ये क्या है? 40 है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों एक ही रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं। जब ये एक ही रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं तो अब हमारी यात्री गाड़ी अभी भी खड़ी है और हमारी मालगाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। मालगाड़ी चलते चलते 6 घंटे में यहाँ पहुंच गई मान लेते हैं, और हमारी यात्री गाड़ी अभी भी खड़ी है। अब हमारी यात्री गाड़ी ने चलना शुरू किया है और 4 घंटे में चलते चलते यहाँ पहुंच गई, और मालगाड़ी भी चलते चलते पहले 6 घंटे से और आगे 4 घंटे में यहाँ पहुंच गई। अब यानी दोनों बराबरी पे आ गई हैं, पर इसको यहाँ तक दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगा है, इसको यहाँ तक दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगा है। हम जानते हैं बच्चों दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो हम यहाँ यात्री गाड़ी की चाल देखेंगे 80 किलोमीटर, समय हमारा 4 घंटे है बराबर। मालगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है, मालगाड़ी का जो हमारा समय है वो टोटल कितना हो गया है बच्चों? 10 घंटे। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पे मालगाड़ी की चाल पता चल गई है कि हमारा आंसर जो आया है बच्चों 32 किलोमीटर, यानी हमारी जो मालगाड़ी है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आया है? तुम अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसका तुम्हारा टेस्ट होना है। कल पहले सेट का हो जाएगा, इसके बाद दूसरा होगा। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी आगे टेस्ट देना चाहता है, अगर कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहा है वो भी टेस्ट देना चाहता है तो वो भी आ सकता है और हमारी कोचिंग का विनर्स बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 5045 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलना है हमें। क्या लिखा है हमारा 8वां क्वेश्चन? 5045, ये हमारा किस चीज में है अभी? ये ग्राम में है। किस में है? ग्राम में है। और इसे हमें बदलना काय में है? इसे हमें बदलना है किलोग्राम और ग्राम में। देखिए बच्चों कैसे बदलेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। अब अगर हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसमें 1000 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो, 1 2, तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? 5.045। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोग्राम। ये क्या लिखा हो जाएगा? जो पॉइंट के इस साइड का है वो क्या कहलाएगा? किलोग्राम। वो क्या कहलाएगा? किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम। और ये जो हमारा लास्ट में आया है बच्चों ये क्या कहलाएगा? 45 ग्राम। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें ज्यादा समझाने वाला कुछ था ही नहीं। ये हमारा ग्राम में था, इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो हमने 1000 का भाग लगाया तो ये हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। पॉइंट की इस साइड की संख्या हमारी किलोग्राम में कहलाएगी और पॉइंट के उस साइड की संख्या हमारी ग्राम में कहलाएगी। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों एक हमारे पास ये घन है। क्या है? ये हमारे पास एक घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही बराबर हो। ये बच्चों हमारे पास क्या था? घन था। हमने इसके बगल में एक घन और रख दिया। क्या किया हमने? इसके बगल में एक घन और रख दिया। देखिए कैसे बनाएंगे इसका एक घन और। देखिए बच्चों ये है हमारे 2 घन। क्या है? ये हमारे 2 घन है जिन्हें हमने क्या किया हुआ है? ये देखिए बच्चों 2 घन है जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है? बराबर है। तो इनकी एक भुजा की लंबाई बच्चों कितनी थी? इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों ये हमारी कहलाएगी, यहां से जो यहां तक की लंबाई है। देखिए मैं आपको दूसरे मार्कर से समझा देती हूँ।
देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये जो कहलाएगी, ये क्या है हमारी लंबाई, ये क्या है हमारी, मान लेते हैं हम इसको ए, और ये जो है हमारी, ये हम मान लेंगे ये हमारी क्या है, ये हमारा है, ये हमारी हमने इसको बी मान लिया और ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ये तो है हमारी क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये हमारी क्या हो गई ऊंचाई। तो देखिए बच्चों, जब हमने दो घनों को एक साथ मिला के रखा 10 और 10, तो यहाँ पे ये एक ए है बच्चों, और एक ये वाला हो जाएगा, एक ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई है 20, यानी जो हमारी लंबाई है, यानी जो हमारी लंबाई है, लंबाई को हमने ए माना है, लंबाई को हमने ये माना है, एक हमारे इसमें दिया गया है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और 10 मिला के बच्चों कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। इस पर लंबाई के बाद हमारी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने क्या माना है b, और b का मान पहले भी 10 था बच्चों, अभी भी 10 होगा। इसके बाद हमने क्या लिया है ऊंचाई, क्या लिखा है ऊंचाई, ऊंचाई को हमने क्या माना है c, पहले भी हमारा आंसर 10 था, अब भी हमारा आंसर 10 है। हमें इसका क्या बताना है बच्चों, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। तो आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, क्योंकि v का फुल फॉर्म क्या होता है वैल्यूम। तो देखिए आयतन, इसका घनाभ का आयतन, ये एक्चुअल में क्या बन गया है, घनाभ बन गया है, क्या बन गया है घनाभ। तो यहाँ क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लंबाई का मान हमारा कितना है 20, चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 10, सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, और ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में था। तो इसका जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, काय में होता है बच्चा, घन सेंटीमीटर में। तो इसके ऊपर 3 की घात लग जाएगी, और अगर इस किसी के ऊपर 3 की घात लगी है तो हम समझ भी जाएंगे बच्चों कि ये हमारा वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, क्योंकि आयतन में ही केवल, क्योंकि जो हमारा आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो 3 डायमेंशन होता है, यानी उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें ही इंक्लूड होती हैं। और जो हमारा एरिया होता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई केवल 2 ही विमाएं जो है इंक्लूड होती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, कि एक हमारा आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल है। इस प्लॉट के 1/8 भाग को घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको समझेंगे और ये मेंसुरेशन को छूता हुआ निकलता है। तो देखिए बच्चों, हमने देखा है कि हमने आपको कल भी समझाया था कि हमारा आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, यानी ये भुजा इसकी बराबर हो और ये वाली भुजा इसकी बराबर हो, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा आयत कहलाएगा। और हमारा जो प्लॉट है ये क्या है, वास्तव में बच्चों हमारा प्लॉट है, क्या है प्लॉट है, और प्लॉट का जो शेप है वो कैसा है, आयत के आकार का है। और दूसरा क्या दिया गया है हमारा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। मान लेते हैं बच्चों हम कि इसकी जो चौड़ाई है वो a है और इसकी लंबाई जो है वो इसकी दुगनी है, मतलब अगर ये a है तो ये 2a हो जाएगा। दुगनी का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज एक है और उसको दुगना करना है तो उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये हमारा, ये हमारी इसकी लंबाई हो गई और ये हो गई इसकी हमारी चौड़ाई। इसके बाद देखें, अब हमें देखना है बच्चों यहाँ पे क्या देखना है, वर्गाकार, क्या देखना है वर्गाकार। तो यहाँ पे देखिए अब हमें लिखना है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, नहीं, वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की कैसी होती हैं, चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी जो चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसमें क्या लिखा है कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 8 मीटर, और इसका नाम क्या है, ये क्या है तरणताल है, ये क्या है तरणताल है। अब देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल है और 1/8 भाग है। यानी अगर हम इसकी क्षेत्रफल निकाल के उसमें 8 का भाग लगा दें तो हमारे तरणताल का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए बच्चों, हम ध्यान इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। और यदि हम आयत के क्षेत्रफल में 8 का भाग लगा दें बच्चों तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, इस वाले वर्ग यानी तरणताल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों कैसे, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 8, और वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, क्या होता है बच्चों, भुजा गुणे भुजा, क्या होता है भुजा गुणे भुजा। अब चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे यहाँ लंबाई का मान कितना दिया है 2a, चौड़ाई का मान कितना दिया है a,
और हमने इसमें लगा दिया 8 का भाग, तो हमें मिल गया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, इसकी भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे आएगा 4, और इस ए का ए में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 8 8 गुणा 4। देखिए बच्चों, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 8 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, या चाहे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए बराबर अंडर रूट 8 गुणे 2 गुणे 2। जब भी हमें इसके रूट खत्म करना होता है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। और ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके दो दो की जोड़ा बनाएंगे तो 8 गुणे 2, तो ए का मान कितना आ गया बच्चों, 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हमने किसको माना था, चौड़ाई को। बच्चों हमसे चौड़ाई का मान तो पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि प्लॉट की लंबाई क्या होगी। हमें क्या निकालना है बच्चों, प्लॉट की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, प्लॉट की लंबाई। तो देखिए प्लॉट की लंबाई को हमने क्या माना है, 2a। क्या माना है, 2a। और हमारे पास यहाँ से a का मान कितना आया है, 16, तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास जो प्लॉट की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई है बच्चों, 32 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 32 मीटर आया। सॉरी, हमारा आंसर पूरा का पूरा आंसर जो है वो मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो 8 मीटर भुजा दी गई है। तो अगर हमें ये 8 मीटर दी गई है तो हमारा सारा आंसर भी मीटर में ही आएगा। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ही तो देख लिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर बच्चे इससे पहले जो हमने लगाया वो क्वेश्चन नंबर 10 ही था, नंबर चेंज करने की याद नहीं रही है। इसके बाद अब अपन को कौन सा लगाना है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा लगाना है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा लगाना है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक कोई डिब्बा है जिसमें 500 अंडे रखे हुए हैं। उसमें से क्या बोल रहा है कि 3/50 अंडे टूट गए, यानी जो उसमें अंडे हैं उसके 3/50 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। चलिए बच्चों देखते हैं, हमसे पूछा गया है टोटल अंडे, या हम कहेंगे कुल अंडे। क्या कहेंगे, कुल अंडे। तो हमारे पास कुल जो अंडे हैं वो है कितने, कुल अंडे कितने हैं बच्चों, 500। कितने हैं, 500। अब इसमें से टूट कितने गए हैं, अब हम यहाँ पे लिखे टूटे अंडे। कितने टूटे हैं ये बता दें पहले, टूटे अंडे। देखिए बच्चों कितने टूटे हैं, तो जो कुल है कुल का 3/25 टूट गए। कितने टूट गए, कुल का 3/25 टूट गए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6। तो देखेंगे बच्चों आप कि 60 अंडा हमारे टूट गए हैं। कितने बचे, 60 अंडे टूट गए। 500 अंडे में से 60 अंडे टूट गए, तो अब शेष कितने बचे। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, शेष अंडे। क्या निकालेंगे, शेष अंडे। अंडे ये लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, शेष अंडे। तो देखिए शेष अंडे कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम शेष अंडे। तो देखिए शेष अंडे कैसे निकालें, हमारे पास टोटल थे बच्चों 500 में से हमने 60 को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 440 अंडे। कितने बचे, 440 अंडे। अब क्या हुआ है, 440 में से जो शेष थे, तो वो बोल रहा है कि शेष अंडों का 4/5 हमने बेच दिया है। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे बेचे गए अंडे, यानी बेचे गए अंडे। तो इसमें से हमने कितने अंडे बेचे हैं, यानी ये 440 जो है इसका 4/5। कितना, 4/5 इतने अंडे हमने बेचे हैं। इसको 5 से हल करेंगे, काटेंगे, तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब इसका 88 गुणे क्या हो जाएगा, ये 88 गुणे 4। तो देखिए 8 चौको 32 की 2 फसल लगाई 3, 8 चौको 32 और 3 कितना होता है, 32 और 3 35। तो ये जो है हमने 352 अंडों को बेच दिया है। अब हमसे बेचे अंडे भी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है शेष अंडे। अब देखिए कि अब शेष अंडे कितने बचे हैं उस पर हमें गौर करना है। अब शेष अंडे, अब शेष अंडे। तो देखिए अब शेष अंडे कितने बच रहे हैं, हमारे पास 440 तो यहाँ बचे थे, टूटने के बाद कितने बचे थे बच्चों, 440। कितने बचे थे, 440। इसमें से हमने 352 अंडों को बेच दिया है। अब बताइए कितने बचा, 10 में से 2 गई 8, 14 में से 6 गई
8, और यहाँ इसमें जाएगा कुछ नहीं। तो अब देखेंगे बच्चों कि हमारे पास जो शेष अंडे हैं वो कितने बचे हैं, 88 अंडे हमारे पास अभी भी शेष बचे हैं। यदि हमारे पास 500 अंडे थे, 500 अंडे के 3/25 हमसे अंडे टूट गए, यानी हमारा कैलकुलेट करने पर आया 60, यानी हमारे 60 अंडे टूट गए। अब इसके बाद जो शेष बचे अंडे, तो देखिए बच्चे 500 में से 60 अंडे टूट गए तो कितने बचे, 440 अंडे। अब इसमें से हमने ये 440 का 4/5 अंडे बेच दिए, यानी इन अंडों का क्या किया है बच्चों, हमने बेच दिया है। बेच दिया है मतलब हमने कितने अंडे बेच दिए हैं, 352 अंडे। अब हमारे पास शेष अंडे टूटने के बाद यहाँ सही अंडे कितने बचे थे, 440, क्योंकि 60 तो टूट गए तो उनको हमने फेंक दिया। अब हम देखेंगे इसमें से जो बचे थे 440, उसमें से हमने 352 को क्या कर लिया बच्चों, बेच दिया। अब हमारे पास कितने अंडे बचे, तो 440 में से 352 माइनस करेंगे तो बच्चों 88 अंडे हमारे पास अभी भी शेष बचे हैं, जिन्हें हम बेच भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है हमारा, कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर की कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए बच्चों बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसे आपको याद रखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पूछा गया है आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे पट्टियों की संख्या, क्योंकि हमसे बच्चों पट्टियों की संख्या ही पूछी गई है। क्या पूछी गई है, पट्टियों की संख्या ही पूछी गई है। हाँ, पट्टियों की संख्या ही पूछी गई है। पट्टियों क्या हो जाएगा, पट्टियों की संख्या। तो देखिए बच्चों पट्टियों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें जिस फर्श पे टाइल्स लगानी है या पट्टियां लगानी है उसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल, बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों अब हम इसमें ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों जो हमें फर्श की लंबाई चौड़ाई दी गई है वो मीटर में दी गई है, और जो हमें एक पट्टी का क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों वो हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी जो हमारा फर्श है उसका क्षेत्रफल क्या दिया है, 12 मीटर, तो वो लंबा है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वो दी गई है 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। देखिए बच्चों एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणा, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी, 8। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे बच्चों एक 0 से एक 0 काटेंगे, और यहाँ 4 से काटा, 4 × 12, 4 × 2 = 8। इसको 2 से काटा, यहाँ हो गया 30, तो क्या आ गया 15, और यहाँ पे बच्चों कितना आंसर आया, 15,000। यहाँ से देखिए बच्चों इस फर्श को ढकने के लिए हमें कितनी आयताकार पट्टियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 15,000 आयताकार पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और बच्चों आप किस और टॉपिक की या किस और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट करें, मैं आपकी आवश्यकता को जरूर पूरा करूंगी। अब देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या पढ़ेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। तो इसको बच्चों मैं इस सवाल को आपको 2 विधियों से लगाना सिखा देती हूँ। एक शॉर्टकट विधि होगी और एक होगी हमारी बेसिक विधि। तो मैं बच्चों आशा करूंगी कि आप इसे शॉर्टकट विधि से सीखें, क्योंकि बेसिक विधि तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 13 का पहले देखते हैं इसकी शॉर्टकट विधि। अगर बच्चों आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आएगी तो मैं तो आशा करूंगी कि आप इसी को समझिए, ये बहुत आसान है, इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि कौन सी राशि है, मतलब हमसे बच्चों मूलधन पूछा है और इसमें दर दी गई है बच्चों, इसकी दर कितनी है, 8% दी गई है, और इसमें समय दिया गया है 4 वर्ष, और ये जो हो जाती का मतलब है बच्चों इसमें मिश्र धन बताया गया है कि 600 रुपए है। चलिए बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं इसका बेसिक बता दूं या कौन सा बता दूं, चलिए पहले मैं इसका बेसिक बता देती हूँ। नहीं बेसिक नहीं, पहले शॉर्टकट समझते हैं। मान लिया बच्चों कि उसके पास मूलधन जो है, प्रिंसिपल है जो है वो कितना है, 100 रुपया। ठीक है बच्चों, 1 साल का ब्याज कितना लगता है बच्चों, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, समझिए बच्चों 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज लगता है 8 रुपया। तो बच्चों 4 साल का क्या लगेगा, क्योंकि हमने 4 वर्षों तक ब्याज दिया है, तो 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज क्या बनेगा बच्चों, 8 चौको 32 रुपया। अब देखिए बच्चों
हमारा मूलधन 100 रुपया था, यानी हमने किसी से 100 रुपया उधार लिया, 4 सालों में उसका जो ब्याज है बच्चों वो कितना बन गया है 32 रुपया। अब जब हम उसको लौटाने जाएंगे पैसा, यानी जो हमारा मिश्रधन होगा, यानी जो ए होगा, अमाउंट होगा, ये है हमारा मूलधन और ये है हमारा मिश्रधन। ये क्या है हमारा मिश्रधन। तो देखिए जो हम उसे पैसा लौटाने जाएंगे तो बताइए बच्चों 132 रुपए देंगे कि नहीं देंगे। अब हम इसमें लगा देंगे जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो वो कह रहा है कि 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है 6600 रुपया हो जाता है। नहीं बच्चों, लेकिन हम कह रहे हैं कि 3200 रुपये होता है और हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होता है। तो देखिए बच्चों हमने मूलधन को क्या माना है 100, बस 100 से गुणा कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल पी का मान निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 से काटिएगा तो 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे कटेगा नहीं बच्चों, यहाँ पे 132 लिखना है। कितना लिखना है 32 से। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 2 से काटा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 5 दूनी 10 और 3 0। तो बच्चे जो हमारा प्रिंसिपल आया है वो कितना आया है 5000, यानी हमने जो उससे पैसा लिया था वो 5000 रुपया लिया था, जो 4 वर्षों में मिलकर 6600 हो गया। तो ये तो थी बच्चों हमारी शॉर्टकट ट्रिक। अब मैं इसे आपको बेसिक मेथड से भी बता देती हूँ, पर मैं आशा करूंगी बच्चों कि आपको उस मेथड से लगाना नहीं है, आप इसी मेथड से लगाइए। मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए बच्चों माना कि हमने उसका प्रिंसिपल 100 रुपया था, यानी हमने उससे 100 रुपये उधार लिया था, हमारा जो मूलधन था वो 100 रुपया था। 1 वर्ष का ब्याज बच्चों कितना लग रहा है 8 रुपया। तो 4 साल का बच्चों कितना लगेगा 8 चौको 32 रुपया। तो जब बच्चों हम उसे 4 साल बाद पैसा वापस करने जाएंगे तो 100 रुपया तो हमने उसे उधार ही लिए हैं, 32 रुपया हमारा ब्याज का आ गया। टोटल मिला के हम उसको कितना रुपया वापस करेंगे 132। और किताब वाला बोल रहा है नहीं भैया 6600 वापस करना है, पर हमारा आंसर आ रहा है कि 132। तो हम इसमें रूल लगा देंगे जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो 6600 बटे 132 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 100। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 5000। इसका मतलब है वास्तव में बच्चों हमारा जो मूलधन था, वास्तविक मूलधन था, वो कितना था 5000। आशा करूंगी बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है बच्चों तो मैं इसका एक बेसिक भी बता देती हूँ। देखिए इसका बेसिक भी समझ लीजिए। बेसिक कैसे लगाना है आपको, अथवा, ये उसी का अथवा है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा ही है। आप देखेंगे बच्चों कि जब हम मिश्रधन में से मूलधन माइनस करते हैं तो हमारा ब्याज बनता है। और हमने यहाँ पे बच्चों ब्याज का जो फॉर्मूला पढ़ा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो भी हमारा साधारण ब्याज बनता है, और साधारण ब्याज बनेगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों वो बोल रहा है कि 600 रुपये हो जाता है, यानी जो हमारा अमाउंट है वो कितना है 6600 रुपया। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमसे पूछा है, तो यही तो हमको पता नहीं है, यही तो सॉल्व करना है। तो यहाँ भी नहीं पता है, पर हमें यहाँ बच्चों दर दी गई है। दर कितनी है 8%, तो दर हम 8% लिख लेंगे। समय बच्चों कितना दिया गया है हमें 4 वर्ष, चलिए 4 वर्ष लिख लेंगे, और बटे का 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे बच्चों आप कट रहा है क्या, हाँ ये 4 से कट रहा, 25 चौको 100, नीचे कितना आ गया 25। 25 का यहाँ पे गुणा करना है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं है, ऐसा देखिए आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 का जब 6600 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस 25 का गुणा पी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25p बराबर। यहाँ पे बचा है ये 4 तो कट गया, सिर्फ क्या बचा है 8p। क्या बचा है 8p। अब देखेंगे बच्चों हम 6600 गुणे 25 और बराबर ये लिखा है 8p। और देखिए बच्चों जब ये बराबर के उस साइड जाएगा, यहाँ अभी माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा प्लस में, तो ये पे क्या हो जाएगा प्लस 25p। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6600 गुणा 25 बराबर 25 और 8 कितना होता है 8 5 13 33p। कितना होता है 33p। तो p का मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6600 गुणा 25 बटे 33। कितना हो जाएगा बटे 33। अब देखिए बच्चों p का मान कितना आया, तो यहाँ 11 से काट दीजिए, 11 छक्का 66 और 11 3 33, 3 दूनी 6। अच्छा डायरेक्ट ही काट सकते थे हम तो 3 दूनी 6 है ना, काहे को इतना झंझट पाले।
डायरेक्ट ही काट सकते हैं। 33 दूनी 66 और 25 दूनी 50 और 2 जीरो उठा के जी यहाँ पटक देंगे। यानी हमारा प्रिंसिपल देखिए अभी भी कितना आया है बच्चों, 5000। तो आशा करती हूँ बच्चों मैंने आपको दोनों विधियां समझाने का प्रयास किया है। वो आपका शॉर्टकट मेथड था और ये आपका बेसिक मेथड था। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए। और मैं आशा करूंगी बच्चों कि आप शॉर्टकट मेथड से लगाइए, क्योंकि अगर इससे कोई और बड़े लॉन्ग सवाल होंगे तो आप इसे बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि बच्चों आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से लगाते हैं तो बहुत जल्द चुटकियों में इसका आंसर ला सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले, यानी अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि संख्या 5, 58, 43, 56 में अंक जो 5 है इसके स्थानीय मूल्यों का योग बताना है। तो हमारे पास बच्चों संख्या क्या लिखी है 5 और क्या लिखा है 8 है ना, 58, 43, 58, 43 और इसकी लास्ट में लिखा है 56। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा 5 है 5 का क्या लिखना है स्थानीय मान, क्या बताना है स्थानीय मान का क्या करना है योग करना है। क्या करना है बच्चों योग करना है। तो देखिए कैसे योग करेंगे। पहले तो हमें 5 के स्थानीय मान, एक 5 हमें यहाँ दिख रहा है बच्चों और एक 5 हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम जब इस 5 के स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 जीरो करते हो, इसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। तो इसकी आगे कितने जीरो बढ़ा लेंगे 5 जीरो, जो बढ़ा लिया हमने। अब ये 5 हमें यहाँ दिख रहा तो हमने यहाँ लिख दिया, दूसरे नंबर पे दिख रहा तो दूसरे नंबर पे 5 लिख लिया। इसके बाद एक ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा लिया। उसने पूछा योग का मतलब क्या होता है बच्चों जोड़। चलिए इसको जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 और 3 जीरो और ये वाला 5 जोड़। देखिए बच्चों तो ये हमारे इसके स्थानीय मान का योग आ गया है। आशा करती हूँ बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन पढ़े हैं। आशा करती हूँ बच्चों सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप वीडियो को दोबारा यानी रीप्ले करके देख लिए। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जय भीम जय भारत।